Hello, dear students. How are you? I hope सब ठीक ठाक होगा. Well, in this second video of geometry, we are going to study how to convert standard equation of the plane into normal form. So, बच्चों के सवाल ये रहते कि सर प्लेन ही है, हाँ? तो why we are transforming the same plane into normal form? देखिए बच्चों, एक ही चीज को जब हम अलग अलग वे से रिप्रेजेंट करते हैं तो अलग अलग वे, अलग अलग इंफॉर्मेशन उस चीज की हमको प्रोवाइड करते हैं. तो हमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए या किस तरीके की चाहिए, उसके हिसाब से वी आर गोइंग टू चेंज इट्स फॉर्म. So there is a one form that is called as a standard form, जो ऑलरेडी पिछले वीडियो में आपने देखा कि ax plus by plus cz plus d, this equation equal to 0. This equation represents a standard equation of the plane. So now we are transforming that equation in another form that is called as a normal form. So what is the normal form? तो ये पहले हम समझ लेते हैं. तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है कि उस फॉर्म से आपको ये पता चलता है कि वो प्लेन ओरिजिन जो होता है एक्स वाई जेड का, उस ओरिजिन से कितने दूरी पे है. दैट मीन्स यू कैन इजीली कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड ओरिजिन. मतलब प्लेन है आपका, ठीक है, जैसा आप जिस रूम में बैठे हो उसका जो सीलिंग है, छत है, वो प्लेन है मान लीजिए, और आपके घर का कोई एक कॉर्नर जो है वो ओरिजिन है, क्योंकि वहां एक्स वाई जेड एक्सिस मीट होते हैं. तो वहां से आपको परपेंडिकुलर डालना होगा उस सीलिंग के ऊपर, मतलब जेड एक्सिस ही रहेगा क्योंकि सीलिंग आपका ऐसा है पैरेलल. तो वो जेड एक्सिस उस रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन. लेकिन प्लेन अगर इंक्लाइन होगा, मतलब आपका सीलिंग तो स्ट्रेट है ऐसा पैरेलल जो आपके सर के ऊपर है, लेकिन प्लेन टेढ़ा भी हो सकता है. तो वो जब प्लेन टेढ़ा होगा तो वहां से ओरिजिन से वहां उस प्लेन के ऊपर आप एक क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर. और वो परपेंडिकुलर जो होगी वो उसको नॉर्मल बोलते हैं एक्चुअल. और उसका डिस्टेंस कितना होगा, मतलब आपका प्लेन ओरिजिन से कितने दूरी पे खड़ा है या लोकेट है, ये जानकारी हमें नॉर्मल फॉर्म से मिलती है. दूसरी चीज ये होती है कि अब आप एक दीवार को समझ लीजिए कि वो प्लेन है, तो उस प्लेन को जो लाइन परपेंडिकुलर रहेगी, अ लाइन which is perpendicular to the plane is called as a normal to that plane. ठीक है, means normal is a line which is perpendicular to the given plane. अब लाइन जब होती है तो लाइन 3 डायमेंशन में जो लाइन होती है उसको स्लोप नहीं रहता है. वी डोंट डील विथ स्लोप, है ना, इन 3 डायमेंशंस. 2 डायमेंशन की लाइन को स्लोप रहता है. तो स्लोप नहीं है तो फिर हाउ टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ दैट लाइन, है ना. तो उसको डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन, है ना. तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि डायरेक्शन रेशो क्या होते हैं लाइन के और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं. Keep in mind, direction ratio and direction cosine, these two words are related to one and only one concept, that is a line. डायरेक्शन रेशो ऑफ प्लेन ऐसा अगर आप बोलते हो तो गलत बोलते हो. प्लेन को कभी डायरेक्शन रेशो नहीं होते हैं. डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन सिर्फ और सिर्फ किसको होते हैं, लाइन को होते हैं, वो भी 3 डायमेंशन लाइन. ठीक है. So, to understand the direction ratio, just draw a line in the 3 dimension space. So this is a line in 3 dimension space. So consider any two points on that line, any 2 points. तो आपने समझो यहाँ एक पॉइंट लिया जिसको नाम है दिया हमने P. It has 3 coordinates, suppose x1, y1, z1. 3 डायमेंशन में है तो 3 कोऑर्डिनेट रहेंगे. ठीक है. एंड टेक अनदर एनी पॉइंट
जिसके कोऑर्डिनेट्स हम सपोज करते हैं x2 y2 एंड व्हाट z2। ठीक है, तो आप ये बोलेंगे कि सर कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हैं क्या? यस, you can take any 2 points on the line. Now you take the difference of every coordinate. मतलब x1 minus x2, y1 minus y2, z1 minus z2 ऐसा भी ले सकते हो आप। ये x2 minus x1, y2 minus, मतलब याद रखिए अगर x2 में से आप x1 माइनस कर रहे हो तो y2 से y1 करना होगा, z2 से z1 माइनस करना। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन से कोऑर्डिनेट को पहले लिखना चाहते हो माइनस फिर कौन सा कोऑर्डिनेट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर x2 में से x1 माइनस करता हूं तो मुझे एक नंबर मिलेगा। x2 माइनस x1 का सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो भी आएगा नंबर वो एक मिलेगा। फिर मैं लेता हूं y2 माइनस y1, ये एक नंबर मिलेगा। और फिर मिलेगा मेरे को z2 माइनस z1, ये तीसरा नंबर मिलेगा। ये जो नंबर्स मुझे मिलते हैं, ये इसी नंबर्स को अगर मैं a बोलता हूं, सपोज दिस इज a, दिस इज इक्वल टू b एंड दिस इज इक्वल टू c, तो ये जो a और b c नंबर्स मिले मुझे, दीज आर डायरेक्शन रेशोज ऑफ दैट लाइन। सिंपल, रेशो ऑफ द गिवन लाइन। फिर सवाल ये आता है कि सर आपने समझो ये 2 पॉइंट लिए और किसी दूसरे स्टूडेंट ने यहाँ का एक पॉइंट लिया और यहाँ का एक पॉइंट लिया जिसको उसने नाम दिया ए बी, तो ऑब्वियसली उनके जो कोऑर्डिनेट्स है वो अलग अलग रहेंगे पी और क्यू से। तो क्या फिर उसका डिफरेंस भी सेम उतना ही आएगा? सेम नहीं आएगा बट मल्टीपल में आएगा। समझे समझे कि P और Q अगर मैं लेता हूं और उस मान लीजिए मुझे जो डिफरेंस आता है x2 माइनस x1 वो मिला 2 3 4, तो मैं इसको डायरेक्शन रेशो बोलूंगा उस लाइन के। अगर किसी बच्चे ने P Q के अलावा उस लाइन के ऊपर के कोई दूसरे पॉइंट्स लिए तो उसका डिफरेंस 2 3 4 आएगा, जरूरी नहीं है बट 2 3 4 के प्रपोर्शन में आएगा। प्रोपोर्शन में मतलब उसका हो सकता है कि ये -4 आए तो ये -6 आएगा और ये -8 आएगा, हो सकता है। ठीक है, मतलब ये है कि ये रेशो है, रेशो। इसलिए आप इस ओरिजिनल फॉर्म जो है रेशो का उसको किसी भी एक नंबर से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मिलता है दैट इज ऑल्सो द रेशो ऑफ द सेम लाइन। ठीक है, तो इसका देखो, ये इसको मैं रेशो बोल रहा हूं, इसमें एक चीज कॉमन फैक्टर आता है -2 -2 -2, तो आप -2 से सबको डिवाइड करेंगे तो आपको यही ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द रेशो मिलेगा। गेटिंग? तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि आप मेरे रेशो अलग आ रहे हैं, आपके अलग आ रहे हैं, आपके फ्रेंड के अलग आ रहे हैं। अलग आ सकते हैं लेकिन वो प्रोपोर्शन में रहेंगे किसी एक स्टैंडर्ड फॉर्म के। ठीक है, अब ये जो रेशो हमें मिले इस लाइन के 2 3 4 ऐसा मान लीजिए, उस रेशो को स्क्वायरिंग, एडिंग और रूट लेना है। मतलब जैसे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं वेक्टर का, स्क्वायरिंग करते हैं पहले सबका, फिर ऐड करते हैं और एडिशन का रूट लेते हैं। तो रूट लेने के बाद जो आंसर आएगा उसको हम उसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ये जो रेशोज है इसको अगर आप स्क्वायर करते हो, जैसा कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये तीनों का एडिशन का जब आप स्क्वायर रूट लेते हो तो इसका कुछ ना कुछ आंसर मिलता है। अब वो आंसर कुछ भी हो सकता है, जीरो तो नहीं होगा क्योंकि स्क्वायरिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव और पॉजिटिव को ऐड करोगे तो जीरो आने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन पॉजिटिव रूट है तो पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है। तो अभी इसको देखते हैं हम कितना आंसर आता है इसका। तो ये देखिए 4 हो गया, 4 प्लस 9 13 हो गया, 13 प्लस 16 29 हो गया। तो 29 का रूट स्टैंडर्ड में नहीं आता है लेकिन कुछ ना कुछ आ जाएगा 5 के ऊपर, 5 और 6 के बीच में आएगा, 5 पॉइंट समथिंग। तो इसका जो आंसर आया रूट का दैट इज नॉट इक्वल टू 1। रेशो थे, रेशो का स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया, रूट लिया और वो 1 नहीं आया, तो वो रेशो ही है, सिर्फ रेशो। लेकिन उस रेशो को अब मान लीजिए आपका पहला रेशो है 1/√3, दूसरा रेशो है -1/√3 और तीसरा जो रेशो है डायरेक्शन रेशो वो है 1/√3।
अब इसका स्क्वायरिंग, एडिंग और रूट ले लीजिए आप। तो इसका जब आप स्क्वायरिंग, एडिंग और रूट लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाँ, तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। इसको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 3/3, दैट इज 1, और आपको मिलेगा इसका स्क्वायर रूट 1। तो ये 1 एक बार आ गया, 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जो रेशो थे उसको दूसरा नाम देना होता है, दीज आर कॉल्ड एज अ डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस। अब आप बोलेंगे सर क्यों निकालते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस, ऑलरेडी डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास है, तो क्यों आप डायरेक्शन कोसाइन के कंसेप्ट को टच कर रहे हो। देखो, डायरेक्शन रेशियो तो हमारे पास है, लेकिन मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि डायरेक्शन रेशियो मल्टीपल में आप ले सकते हो, तो मतलब डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट यूनिक, मल्टीपल्स में आ सकते हैं। तो हमें ऐसा कुछ चाहिए था जो यूनिक रहेगा, मतलब वो बदलेगा नहीं, वो कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप चाहे कौन सा भी पॉइंट लीजिए वो सेम ही आएगा, ऐसा कुछ है क्या, तो वो है डायरेक्शन कोसाइंस। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस इज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एनी लाइंस आर नॉट यूनिक, दे आर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, एंड डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी लाइन का यूनिक रहेगा। मतलब आप कोई भी पॉइंट लीजिए दो, और उससे आप डायरेक्शन कोसाइन निकालते हो तो वो उतनी आएंगे जितने दूसरे के आए थे, दूसरे पॉइंट्स लेकर। तो यूनिकनेस के लिए डायरेक्शन कोसाइन हमें पढ़ना होता है। और अगेन ये डायरेक्शन कोसाइन जो भी है उसका आप मल्टीपल्स लेंगे तो आपको डायरेक्शन रेशियो मिलना शुरू हो जाएंगे। तो तमाम डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं उसमें से ही एक कोई डायरेक्शन कोसाइन बनता है। तो वो कैसे बनेगा, तो वो तमाम डायरेक्शन रेशियोज में जो रेशियो स्क्वायरिंग एंड एडिंग और रूट 1 देते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन बनेंगे, बाकी के सिर्फ डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे। ठीक है, तो आपने ये सीख लिया कि हाउ टू गेट द डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम द डायरेक्शन रेशियोज एंड हाउ टू गेट द डायरेक्शन रेशियोज फ्रॉम द डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास है 3, और उसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए सभी को, तो आपको डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियो से कैसे करेंगे तैयार, ये भी मैं बता देता हूं। अब देखिए यहाँ पर ये जो 2, 3, 4 थे, इसका हमने स्क्वायरिंग एडिंग किया तो √29 आया। तो ये √29 जो है वो 1 नहीं है, मतलब ये 2, 3, 4 डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है, वो डायरेक्शन रेशियोज है। So how you will convert these direction ratios into direction cosines? तो ये जो 2 है उसको आप डिवाइड करेंगे, ये चीज, ये क्वांटिटी जो भी आपकी आई, दैट इज √29 से डिवाइड कीजिए, 3 को भी √29 से डिवाइड कीजिए, और 4 को भी √29 से क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। तो आपको ये जो मिलेगा, ये रहेगा डायरेक्शन कोसाइन। समझे आप। तो डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम दूसरे स्लाइड पर देखते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो फर्स्ट थिंग इज हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्शन रेशियोज इनटू डायरेक्शन कोसाइन। सो इफ ABC are direction ratios of the line, and now I want to convert these direction ratios into direction cosines. So A divided by under root squaring and adding of all the ratios, A square plus B square plus C square, comma B upon under root A square plus B square plus C square. ठीक है, and C divided by the same root A square plus B square plus C square. ये जो 3 चीजें आपको मिली, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये एक तरीका है डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइंस का। डायरेक्शन कोसाइंस को यूजुअली LMN से डिनोट किया जाता है। इफ सपोज L, M and N आर डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस, अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑलरेडी है, इसका मतलब ही होता है कि L² प्लस M² प्लस N² इज ऑलवेज इक्वल टू 1 आने वाला है, बिकॉज दे आर कोसाइंस।
And if you want to convert these direction cosines into direction ratios, तो आपको सिर्फ उस डायरेक्शन कोसाइंस को किसी भी एक नॉन जीरो नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो वो नॉन जीरो नंबर k होगा, तो मैं k से मल्टीप्लाई करता हूँ l को, k से मल्टीप्लाई करता हूँ m को, k से मल्टीप्लाई करता हूँ n को। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी मिलेगा आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दैट लाइन। तो दिस इज द कन्वर्जन बिटवीन रेशियोज टू कोसाइंस, कोसाइंस टू रेशियोज, और आपको पता भी चल गया है कि वो क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब हम मेन बात पर आते हैं, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। सो कन्वर्ट द व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड फॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म। ट्रांसफॉर्मेशन of plane from standard to normal. How we can do this? So it's very simple. So let us consider one plane. Let ax plus by plus cz plus d is equal to 0 be a plane. ठीक है, now this equation containing one constant term, that is d, उसको पहले आपको ट्रांसफर करना है राइट हैंड साइड में। so therefore the same equation we are writing that in the form of ax plus by plus cz is equal to minus d। ठीक है, now प्लेन के इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स होते हैं, जैसे कि ये ए बी सी, वो रिप्रेजेंट करते हैं उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। नॉर्मल के मतलब ये एक प्लेन है, जैसे दीवार है प्लेन, उसको एक लाइन परपेंडिकुलर है ना, प्लेन को परपेंडिकुलर एक लाइन है, वो लाइन परपेंडिकुलर है मींस वो नॉर्मल है, और लाइन के जो रेशियो है वो है ए बी सी। ठीक है, अब वो रेशियो है क्या, कोसाइंस है, वो चेक करना होगा हमें। तो हम देखते हैं कि कैसे चेक करेंगे, स्क्वेयरिंग एडिंग रूट। सो उसको हम कुछ नाम देते हैं, जैसे कि अल्फा नाम देते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, ऑलरेडी 1 आ गई मान लीजिए, या तो 1 या -1 आएगी, क्योंकि रूट लिया जाता है ना। वो क्यों प्लस माइनस कंसिडर करना होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो वैल्यू आएगी ये प्लस माइनस अल्फा आएगी रूट की वजह से। अब क्या करना है आपको, ये जो अल्फा है ये अल्फा डिवाइड करेंगे आप सभी टर्म को, तो लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को। फिर अब आप ये कंफ्यूजन होगा कि सर इसमें तो दो वैल्यू आ गए, प्लस अल्फा एंड माइनस अल्फा, तो हमें किस वैल्यू से डिवाइड करना है। तो याद रखिए नॉर्मल फॉर्म में हमेशा राइट हैंड साइड में जो नंबर होता है, राइट हैंड साइड में सिर्फ नंबर रहेगा वो -d, वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो आप देख लीजिए आपकी राइट हैंड साइड अभी क्या दिख रही है, अभी ये d पे डिपेंड करता है ना, यहाँ d क्या है मुझे नहीं पता, d ऑलरेडी 3 है d, तो मुझे राइट हैंड साइड -3 दिखेगी, और d की वैल्यू अगर ऑलरेडी -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मुझे राइट हैंड साइड +3 दिखेगा। ठीक है, तो उसके कंफ्यूजन में मत जाइए आप, ये d की वैल्यू जो भी रहेगी उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल नंबर मिलेगा वो कैसा है, वो अगर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव अल्फा से डिवाइड कीजिए, अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव राइट हैंड साइड में चलता नहीं है नॉर्मल फॉर्म में, तो उसको पॉजिटिव करना होगा। तो निगेटिव ऑलरेडी है तो निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो आप माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिए, समझा। तो देयरफॉर नॉर्मल फॉर्म जो है ना, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन इज a अपॉन प्लस और माइनस अल्फा। और बोल रहा हूं मैं, मतलब दोनों नहीं लेना है, या तो प्लस लेना है अल्फा या तो माइनस अल्फा लेना है, और वो आपको डिसाइड करना होगा राइट हैंड साइड
को पॉजिटिव रखने के लिए, ठीक है। ये बी को भी डिवाइड कीजिए प्लस माइनस अल्फा, ये वाई, फिर इसको सी को डिवाइड कीजिए प्लस माइनस अल्फा, इधर जेड, और यहाँ पर माइनस डी अपॉन प्लस माइनस अल्फा। और ये जो राइट हैंड साइड है दैट इज डिनोटेड बाय पी, एंड सिलेक्ट प्लस अल्फा और माइनस अल्फा according to that the value of p must be positive, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल लेके समझाता हूं तो ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये प्रो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं बी सी डी, इसलिए जल्दी समझ में नहीं आता है स्टूडेंट्स के। सो लेट अस हैव वन एग्जांपल सो दैट यू विल बी easily clear. Now suppose the equation of the plane is given to you like this: 2x plus 2x minus 3y and plus 6z minus 7 is equal to 0. So this is the first degree equation in xyz. So it represents a plane but in the standard form, and we want to convert this equation into normal form. So what we should do, the step number 1 is transfer this constant term to the right hand side. So you are getting 2x minus 3y plus 6z is equal to minus 7 will become as a plus 7 in the right hand side, right? Now you have to calculate the value of alpha. How you will calculate the value of alpha? So alpha is equal to under root square of coefficient of x, that is 4, plus square of coefficient of y, मतलब minus 3 का square 9, and square of coefficient of z, that is what, 36. So therefore alpha is equal to under root, what is the answer of this? I think it is 49, and the root of the 49 is plus or minus 7, right? Now we want to select value of alpha, whether we will take it as a positive or negative. तो आपका जो यहाँ पर जो इक्वेशन मिला था उसमें राइट हैंड साइड ऑलरेडी पॉजिटिव है, और नॉर्मल फॉर्म में राइट हैंड साइड पॉजिटिव ही होनी चाहिए। तो यहाँ आप -7 से डिवाइड करोगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा। सो दैट्स व्हाई इसको मेंटेन रखना है पॉजिटिव, तो आपको ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव से ही डिवाइड करना होगा, इसलिए यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे, दैट मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम इस अल्फा के वैल्यू से डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 को, तो आपको मिलेगा 2/7 x, फिर मिलेगा -3/7 y, फिर मिलेगा 6/7 z, और इधर मिलेगा 7/7 दैट इज 1, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो L हो गया, Lx, प्लस -3/7 को M बोलते हैं, My, और ये हो गया Nz, और ये राइट साइड का जो पॉजिटिव नंबर है दैट इज डिनोटेड बाय P. सो दिस इज अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन। तो इसकी खास बात ये होती है कि इसमें ये जो P होता है, या ये P राइट साइड में, ये आपका उस प्लेन का डिस्टेंस बताता है फ्रॉम द ओरिजिन। What is P? P is the distance of the plane from the origin. Origin से परपेंडिकुलर निकालेंगे प्लेन पर, तो वो कितने दूरी पे है समझ में आएगा। और इसी इक्वेशन में जो L, M, N आपको मिल जाएंगे, दैट मीन्स कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y, z are डायरेक्शन कोसाइंस। तो क्या फर्क है स्टैंडर्ड फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में जो x, y, z के कोएफिशिएंट होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं,
और नॉर्मल फॉर्म में जो कोएफिशिएंट्स होते हैं एक्स वाई जेड की, वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, मतलब उनका स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 आएगा। सो दिस इज द वेरी सिंपल डिफरेंस। अब देखिए, अब मैं बार बार ये सवाल पूछते रहता हूँ बच्चों को, ताकि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाए जानबूझकर, और वो गलती करे, और गलती से ही फिर वो सीखे कि हमने क्या गलती की थी, राइट। तो मान लीजिए मैं अगर लिखता हूं एक इक्वेशन, जैसे कि 3x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 36। तो students are thinking one number that is positive, that is already in the right hand side, it means that it is a normal form। गलत। ये दिखता नॉर्मल फॉर्म के जैसा है, राइट, पॉजिटिव नंबर राइट में होना एक नॉर्मल फॉर्म की निशानी होती है, बट दिस इज नॉट अ नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के लिए अगर if it is really normal form, then these coefficients of x y z must be डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब उनका स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 आएगा तो ही ये नॉर्मल फॉर्म रहेगा। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 1, 3, 9 प्लस 1 10, और ये 6 26 आता है। 26 का रूट तो 1 आएगा नहीं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, बट आपको कंफ्यूज करने के लिए उसको इस फॉर्म में दिया गया। गेट इट? फाइन। अभी आपको मैं एक और इक्वेशन देता हूं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने दिया साइन थीटा x माइनस यहाँ पर लिखते हैं cos थीटा y, z की टर्म इसमें है नहीं, और इधर लिखता हूं मैं 3। तो क्या ये इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म है? तो x का कोएफिशिएंट है साइन थीटा, उसका स्क्वायरिंग आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। y का कोएफिशिएंट है माइनस कॉस थीटा, उसका स्क्वायरिंग आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। z का कोएफिशिएंट है नहीं, तो जीरो लेंगे हम, जीरो का स्क्वायर जीरो, और उसका हम रूट लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो ये 1 आता है, तो इसका आंसर आएगा 1। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन, ये और ये डायरेक्शन रेशोज रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये नॉर्मल फॉर्म है। तो नॉर्मल फॉर्म को डिसाइड करने के लिए एक्स वाई जेड, पहली चीज तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव चाहिए। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो नॉर्मल फॉर्म होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, आप उसके चक्कर में जाइए मत। जैसे कि यहाँ -36 दिया, मैं -36, तो आप बोलेंगे कि राइट हैंड साइड का जो नंबर है वो पॉजिटिव है नहीं, तो हम आगे जाएंगे ही नहीं, इट इज नॉट अ नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले राइट साइड का जो नंबर होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। जब पॉजिटिव है तो भी नॉर्मल फॉर्म बनेगा, ऐसा भी नहीं है, बट पॉजिटिव होना चाहिए। और फिर लेफ्ट साइड के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट का स्क्वेयरिंग एंड एडिंग जो है वो 1 होना चाहिए, तब जाके उस इक्वेशन को हम नॉर्मल फॉर्म बोल सकते हैं। और वो राइट साइड का जो पॉजिटिव नंबर है वो आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूं, जिसको आपको चेक करना है कि वो नॉर्मल फॉर्म है या नहीं है। नहीं है तो उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल और डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, ये दोनों को निकालना। ठीक है। सो द फर्स्ट वन मोर एग्जांपल इज find the direction cosines of the normals to the planes। find direction cosines of normal to the plane, and the equation of the plane given to you, that is x plus 2y plus 2z minus 1 is equal to 0। ठीक है। तो इसको पहले हम नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं। तो नॉर्मल लिखते हैं मतलब उसको बनाते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये आपका x वाली टर्म, ये आपकी y की टर्म, ये आपकी z की टर्म है, और कांस्टेंट नंबर जो है उसको हमने राइट साइड को भेज दिया। अब आपको x का कोएफिशिएंट जो कि 1 होता है, उसका स्क्वायरिंग एडिंग करके अल्फा की वैल्यू निकालना है। तो अल्फा विल बिकम एज स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, स्क्वायर ऑफ 2 इज
4, तो ये हो जाएगा 9 और 9 का रूट आता है +-3। बट आपका ऑलरेडी राइट हैंड साइड का नंबर पॉजिटिव है, तो अल्फा की वैल्यू आप निगेटिव नहीं लेंगे, दैट इज ओनली पॉजिटिव, दैट इज +3। और इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1/3x plus 2/3y plus 2/3 what z is equal to this is 1/3। तो ये बन गया आपका नॉर्मल फॉर्म, और नॉर्मल फॉर्म में ये जो चीज है ये है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल, और ये है आपका डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो आप इससे पता कर सकते हो, ठीक है। वन मोर, शो दैट द नॉर्मल्स टू द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, वन मोर क्वेश्चन वी आर taking. This is also very interesting. What is the question? Question is show that okay, show that not working. Wait, there is some problem in my software. How can do this? Okay, here also we are writing what we have to write. Show that, change the ink, show that normals to the planes, normals to the planes, आपको दो प्लेन्स दिए जाएंगे। तो पहला प्लेन जो है वो x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 है, और दूसरा जो प्लेन का इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। और ये दो प्लेन के दो अलग अलग नॉर्मल आएंगे, और वो आर परपेंडिकुलर। प्रूव करना है कि वो दोनों नॉर्मल एक दूसरे को परपेंडिकुलर, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो उसका सॉल्यूशन जो है मैं इधर लिख रहा हूं, राइट। तो फर्स्ट प्लेन के डायरेक्शन क्या निकालने होंगे आपको, कोसाइंस। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये x का कोएफिशिएंट जो है वो 1 है, y का भी -1 है, z का 1 है। तो L1 M1 N1 be direction cosines of plane 1। प्लेन 1 के डायरेक्शन कोसाइंस को हमने नाम दिया L1 M1 N1। तो क्या आएगा L1 M1 N1, तो वो आएगा L1 इज इक्वल टू 1/√3। आर यू गेटिंग हाउ इट इज? ये 1 था, ये -1 है, ये 1 है, तीनों का स्क्वायरिंग एडिंग 3 आएगा, उसका रूट लेना है, √3 आएगा प्लस माइनस, लेकिन राइट साइड का नंबर ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए जो रूट है वो पॉजिटिव ही लिया, तो इसलिए L1, और फिर वो डिवाइड भी करना है सबको, तो √3 डिवाइड करेंगे तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। तो आपको मिलेगा -1/√3, और फिर N1 मिलेगा आपको 1/√3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली आप लिखिए L2 M2 N2 बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ प्लेन 2। तो प्लेन 2 का जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो कैसे निकालेंगे, आपका 3 है डिवाइडेड बाय समथिंग, फिर आपका 2 है डिवाइडेड बाय समथिंग, और फिर आपका -1 है डिवाइडेड बाय समथिंग। अब वो समथिंग क्या है, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 है, और z का कोएफिशिएंट -1 है, उसका स्क्वायर +1। तो ये हो जाएगा प्लस और -14, +-14। अब इसमें से प्लस लेंगे क्या माइनस लेंगे डिवाइड करने के लिए, तो अब ये जो नंबर है ये उधर जाएगा तो -2 बनेगा, और ये नंबर को हमको पॉजिटिव करना होता है, इसलिए आपको निगेटिव वाले से डिवाइड करना होगा। तो आपका जो डिवाइड करने वाला फैक्टर है वो है निगेटिव यहाँ पर
सेकंड प्लेन में, दैट इज -√40। तो ये आ जाएगा -√40, इसको इससे डिवाइड करेंगे हम -√40, और ये भी हो जाएगा -√40। यहाँ पर माइनस माइनस विल गेट कैंसिल। तो ये हो गया आपका L2, ये है आपका M2, और ये है आपका N2। तो जब आपको दो नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस मिलते हैं तो उनका क्या करना है, पहला पहला मल्टीप्लीकेशन, दूसरा दूसरा मल्टीप्लीकेशन, तीसरा तीसरा मल्टीप्लीकेशन, और ऐड करना है, और वो एडिशन 0 आना चाहिए। मतलब फर्स्ट नॉर्मल का पहला कोसाइन, दूसरे नॉर्मल का पहला कोसाइन, L1 L2 करना है, प्लस M1 M2 करना है, और N1 N2 करना है। और ये एडिशन कितना आना चाहिए परपेंडिकुलर के लिए, 0। तो चेक करते हैं हम 0 आता है नहीं आता है। तो ये मल्टीप्लीकेशन आपका आ जाएगा समथिंग -3/√3 √14, फिर प्लस दूसरा जो है वो ऑलरेडी यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/√3 × √14, और तीसरा जो है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो 1 × 1 1/√3 √14। ओके, अब तीनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम आ गया, √3 √14। अब आप इनको ऐड करेंगे, -3 + 2 + 1, तो -3 + 3 दैट इज 0। And when you are getting this product and sum 0, then you can say that numbers are perpendicular to each other. तो याद रखिए परपेंडिकुलर की कंडीशन, दो लाइन, दोनों के डायरेक्शन कोसाइन, और पहले को पहला, मतलब इसका पहला डायरेक्शन कोसाइन, दूसरे का पहला पहला मल्टीप्लीकेशन, दूसरा दूसरा मल्टीप्लीकेशन, तीसरा तीसरा मल्टीप्लीकेशन, और उनका एडिशन, फाइनली यू वांट टू गेट व्हाट, 0। तो आपको मिल जाएगा कि वो परपेंडिकुलर है या नहीं है। यहाँ पर 0 आ गया इसलिए ये परपेंडिकुलर है। तो आपको ये बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तब तक के लिए ख्याल रखिए, गुड बाय।